साथियों, आज हम साइंस का जो पेपर हमने लिया है उसका वीडियो सॉल्यूशन हम आपके सामने व्यास क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर लेकर आए हैं। वीडियो सॉल्यूशन के अंदर सभी छोटी से छोटी बात को बहुत अच्छी तरह से समझाया जाएगा और सभी बच्चे इनमें पूरा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और उसमें इसके वीडियो के अंत में दिए गए जो क्वेश्चन जो प्रैक्टिस के लिए सभी बच्चों को दिया जाएगा उसको अच्छी तरह से उसका आंसर देवें समझ के उसको। और जो बच्चा पूरी टेस्ट सीरीज के दौरान अधिक से अधिक बार जितने भी पेपर हुए हैं उन सभी के क्वेश्चन का सही जवाब कमेंट में देगा, आंसर देगा उसका, और उसके लिए सभी विद्यार्थियों को जो भी लगातार यूट्यूब चैनल के साथ में बने रहेंगे उन सभी को पुरस्कार दिया जाएगा। वीडियो सॉल्यूशन में हम बोर्ड परीक्षा के दौरान जो भी बातें महत्वपूर्ण हैं, छोटी छोटी बातें जैसे डायग्राम के अंदर किस प्रकार से क्लियरिटी रखनी है आपको, और समीकरण, ज्यादातर बच्चे जो साइंस का पेपर करते समय छोटी छोटी बातें की गलती करते हैं, जैसे समीकरण को लिखने में काफी बच्चे संतुलित करने में उसकी गलती कर देते हैं, या तो फॉर्मूला है फिजिक्स के अंदर उसके अंदर भी कई बार छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। तो इन सभी चीजों को हम बोर्ड परीक्षा से पहले अगर दूर कर लेते हैं तो वो हमारे लिए अपने आप में एक अचीवमेंट रहेगा। और हम उन सभी छोटी छोटी अपनी जो कमियां बच्चे को पता नहीं चलती है, हम एक्सपर्ट, क्योंकि यहाँ पे जितने भी टीचर हैं व्यास क्लासेस में वो सभी काफी अनुभवी शिक्षक हैं, तो हमारे द्वारा दिए गए सभी महत्वपूर्ण टिप्स जो है वो बच्चे के लिए रामबाण सिद्ध होंगे। उन सभी बातों को फॉलो करके बच्चा अपनी जितनी भी कमजोरियां रह जाती है गलती से, उन सभी गलतियों को खत्म करके बच्चा जो है वो अपनी जो 100 में से 100 नंबर लाने तक की एक सफर होता है, जो सभी बच्चों का एक ख्वाब होता है कि हम बोर्ड परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आए और अपने माता पिता, स्कूल और जो अपने टीचर्स हैं उन सभी का नाम रोशन करें। वो बच्चा इस कहीं कमी रह जाने पर फिर उसे वंचित रह जाता है। इसलिए सही, अगर बच्चे को सही समय पर सही मार्गदर्शन मिल जाए तो बच्चा अपनी सारी कमियों को दूर करके एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त करके अपने जीवन को और भी ज्यादा उज्जवल बना सकता है। तो व्यास क्लासेस आपके लिए बहुत ही शानदार मौका जो है वो लेकर आया है, और सभी टीचर्स इसमें, और हमारे जो डायरेक्टर हैं सर राजेश व्यास जी सर, उनका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और सभी बच्चे इसमें बराबर भाग लें। पूरे राजस्थान लेवल के ऊपर बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इस टेस्ट सीरीज के दौरान किया जाएगा। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करें, लाइक करें, और प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जो भी आपको सवाल दिया जाएगा उसको उसका ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमेंट और शेयर करके उसका आंसर देवें, लाइक करें इसको, ताकि हम सभी विद्यार्थियों के लिए आगे से आगे और भी ज्यादा अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज जो है वो समय समय पर लेके आते रहें। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए बहुत ही बोर्ड परीक्षा में मददगार सिद्ध होगा। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस की कॉपी का रिव्यू करेंगे। जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें साइंस का पेपर हुआ है, उसमें कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए बोर्ड के पेपर के दौरान, और वर्क करते समय कॉपी के अंदर किन किन बातों को ध्यान करना चाहिए, उसका हम आज अवलोकन करेंगे। सभी बच्चे सभी बातों को नोट करते रहें और ध्यान दें कि बोर्ड में काम करते समय हम किन किन बातों को प्रायिकता देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है अपने, आयरन की भाप से अभिक्रिया करने पर जो उत्पाद प्राप्त होता है उसके बारे में बताना है अपने को। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है Fe3O4। नॉर्मली जब अपन आयरन की क्रिया होती है ऑक्साइड के साथ Fe2O3 बनता है, लेकिन यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है तो आयरन होता है वो जल से क्रिया नहीं करता है, वो केवल भाप से क्रिया करता है। और इस स्थिति में जो सूत्र बनेगा अपने वो Fe3O4 से बनेगा। नेक्स्ट अपने को क्वेश्चन दे रखे है CCH12O6 + 6CO2 और से बनती है CO2 और जल के अणु बनते हैं अपने 12। तो इस अभिक्रिया का नाम पूछा है। इसमें हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज का जो वियोजन है वो किस में हो रहा है, CO2 और जल के अंदर हो रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये श्वसन अभिक्रिया है। इसमें ग्लूकोज का विघटन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जो कि एक दहन प्रक्रिया का यही एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब जो है क्रमशः कितना होता है। तो प्रकुंचन दाब जो होता है वो
सामान्यतः 120 के अंदर होता है, 90 से 120 के बीच में, और जो अनुशीतन दाब होता है वो 60 से 80 mmHg के बीच में रहता है। तो केवल अपने को अगर रुधिर दाब की बात की जाए तो 120 से 80 के बीच में रहता है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा निकाली गई O2 आती है, तो जल का वियोजन जब होता है तब O2 और H2 मुक्त हो जाती है, O2 सीधे मुक्त हो जाती है और H2 के द्वारा CO2 का अपचयन होता है। इसके फलस्वरूप जो है वो ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस अभिक्रिया में सही आंसर हो जाएगा अपने जल से आती है। नेक्स्ट अपने लार में उपस्थित एंजाइम का नाम है, तो लार में एंजाइम होता है टाइलिन या एमाइलेज, जो कि स्टार्च का पाचन करके माल्टोज में बदल जाता है। इस प्रकार से लार के अंदर और भी कई कार्य होते हैं, वो ध्यान रखना है कि भोजन को लसलसा बनाती है और निकलने में सहायता करता है, ठीक है। और भोजन का सूक्ष्म जीव जो होते हैं भोजन के अंदर उनको भी ये नष्ट कर देता है, तो ये लार का प्रमुख कार्य रहता है। नेक्स्ट अपने हैं पॉइंट, मनुष्य के शरीर में परिवहन का मुख्यतः कार्य होता है किसके द्वारा होता है? रक्त के द्वारा, रुधिर के द्वारा सभी अपशिष्ट पदार्थ और पोषक पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो परिवहन का मुख्य कार्य जो है वो मनुष्य में रुधिर के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट अपने हैं, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है और उसका संचय कहाँ होता है? तो पित्तरस जो बनता है वो यकृत में बनता है और उसका जो स्टोरेज होता है, संचय जो होता है वो पित्ताशय के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद किसका निर्माण होता है जिसके कारण दीवारों पर सफ़ेदी की चमक जो होती है वो बढ़ जाती है? तो जब हम सफ़ेदी करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लेपन करते हैं, जबकि कुछ दिनों के बाद में जब वो CO2 से क्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट की परत का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट अपने हैं, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर किसका निर्माण होता है? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का श्वेत रंग का चूर्ण प्राप्त होता है हमें, और वो MgO के रूप में हमें प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे एवं चांदी का संक्षारण किस प्रकार से होता है? तो तांबे का जो संक्षारण होता है और चांदी का जो होता है, चांदी जो होती है वातावरण के सल्फर से क्रिया करती है और सिल्वर सल्फाइड की काले रंग की परत बनाती है, जबकि तांबे की वस्तुएं जो होती है वो वातावरण की CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत बना लेती है। इस प्रकार से इनका संक्षारण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं जिसमें एक अभिकारक का अपचयन होता है जबकि दूसरे अभिकारक का उपचयन होता है। यहाँ पे देखो, जिंक ऑक्साइड का अपचयन Zn के अंदर, जबकि कार्बन का जो उपचयन हो रहा है वो कार्बन मोनोऑक्साइड में हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्रों के 2 कार्य बताने हैं अपने को। रंध्र जो होते हैं पत्तियों के सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको रंध्र कहते हैं। वो मुख्य क्या काम करते हैं? एक तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है और दूसरा गैसों का आदान प्रदान करने की क्रिया जो होती है वो रंध्रों के द्वारा मुख्य रूप से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बतानी है अपने को। तो CO2 भाग लेता है और जल भाग लेता है इसमें, और क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट बनता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है और जल वाष्प का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, पाचन की लार में भूमिका को स्पष्ट करना है अपने को कि लार क्या काम करती है। तो अभी मैंने जैसे डिस्कस किया था कि मुख गुहा में जब भोजन का पाचन होता है तो उसको छोटे छोटे कणों में भोजन को चबा लिया जाता है और लार ग्रंथियों से लार रस आता है, वो भोजन को लसलसा यानी चिकना बना देता है जिससे उसको निगल सकते हैं। उसमें टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम जो होते हैं वो उसको स्टार्च को पाचन करके उसको माल्टोज में परिवर्तित कर देते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है अपने को। अब खंड ब की बात करेंगे। इसमें सब अभिक्रिया को संतुलित करना है। बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया एल्यूमिनियम सल्फेट से करानी है जिसके फलस्वरूप एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना है। तो इसमें देखते हैं कि बाईं ओर बेरियम को हमने 3 किया और दाईं ओर हमने 3, दोनों साइड में 3-3 कर दिया और एल्यूमिनियम को भी दोनों साइड में 2-2 कर दिया। तो इस प्रकार से समीकरण संतुलित होगी। किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अब देख रहे हैं कि आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये द्विस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है। नेक्स्ट है, जिंक कार्बोनेट जो है टूट कर बना रहा है जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे एकल अभिकारक जो है वो टूट करके 2 उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया का ये प्रकार है। नेक्स्ट जो है अपने क्वेश्चन, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करवानी है अपने को Zn की H2SO4 के साथ में। तो इसमें गैस निकलेगी, तो हमें पता है कि कौन सी गैस निकल रही है। यहाँ पे H2 गैस निकल रही है जो कि द्विस्थापन अभिक्रिया को दर्शा रहे हैं, और
हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त हो रही है। और इसकी पहचान करने के लिए हम जलती हुई मोमबत्ती को जब हाइड्रोजन के पास में लेके आते हैं तो वो फट फट की ध्वनि के साथ में जलती है। तो इस प्रकार से ज्वाला परीक्षण के द्वारा हम हाइड्रोजन गैस को इंडिकेट कर सकते हैं कि हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, तो वो जलना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है और मैग्नीज क्लोराइड और जल और क्लोरीन गैस बनती है। इसमें अपचयित और अपचयित पदार्थों को बताना है। तो मैग्नीज ऑक्साइड जो होता है उसका अपचयन हो रहा है मैग्नीज क्लोराइड में, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो अपचयन हो रहा है वो Cl2 में हो रहा है। दोनों अभिक्रिया हो रही है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो गई? रेडॉक्स अभिक्रिया का एक प्रकार हो जाती है। नेक्स्ट है, रक्तचाप किसे कहते हैं? तो रक्तचाप क्या होता है? रुधिर द्वारा रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? रक्तदाब। इसका मापन हम किसके द्वारा करते हैं? रक्तचापी जो यंत्र होता है स्फेग्नोमैनोमीटर, उसके द्वारा करते हैं। इसमें जो नीले की भित्ति जब संकुचित होती है तो उच्च दाब उत्पन्न होता है जो कि प्रकुंचन दाब कहलाता है, जो कि 90 से 120 के बीच में, जबकि जब अनुशीतलन के समय जो कम दाब उत्पन्न होता है वो 60 से 80 के बीच में रहता है। नेक्स्ट अपने ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन किस प्रकार से होता है मनुष्य में? तो इसके लिए मुख्य रूप से फुफ्फुस कार्य करते हैं। इसमें रुधिर के माध्यम से रुधिर के अंदर जो हीमोग्लोबिन पदार्थ होता है वो ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक लेके जाता है, जबकि रुधिर का जो प्लाज्मा भाग होता है वो उस CO2 को वापस फुफ्फुस में ला करके छोड़ता है। तो रुधिर का इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, जो फुफ्फुस के माध्यम से क्रिया पूरी होती है। नेक्स्ट है, वायवीय और अवायवीय श्वसन में अपने को अंतर बताना है। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन होने से 38 ATP बनते हैं, जबकि अवायवीय श्वसन में केवल 2 ATP बन पाते हैं। और वायवीय श्वसन विकसित जीवों में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो है वो अविकसित जीवों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में रंध्रों के खुलने और बंद होने की क्रिया। तो पादपों में जो पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको रंध्र कहते हैं, जिसके द्वारा दो कार्य होते हैं, वाष्पोजन और गैसों के विनिमय की। दिन के समय जब CO2 की मात्रा का उपयोग हो जाता है तो CO2 की मात्रा में कमी आती है, तो pH बढ़ जाती है और प्राशन दाब भी बढ़ जाता है। और प्राशन दाब बढ़ने से समीप द्वार कोशिकाओं के समीप की जो कोशिकाओं का जल है वो द्वार कोशिकाओं बढ़ने से वह फूल जाते हैं और रंध्र का छिद्र जो है वो खुल जाता है। रात्रि के समय इसकी विपरीत क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप pH के मान में कमी आती है और द्वार कोशिकाओं का जल समीप की कोशिकाओं में चला जाता है। तो इस प्रकार रंध्रों के खुलने और बंद होने का कार्य जो है वो द्वार कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने हैं, अभिक्रिया है जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया है और जिंक नाइट्रेट बन रहा है और सिल्वर इसमें अलग हो रहा है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये विस्थापन अभिक्रिया है। दूसरी पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया जब लेड नाइट्रेट से होती है तो पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड का निर्माण होता है। किस प्रकार की अभिक्रिया? ये द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पे प्रदर्शित हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेपण ऐसी अभिक्रिया होती है इसमें कोई ठोस अघुलनशील अविलेय उत्पाद जो है वो ठोस पदार्थ के रूप में जमा रहता है। इसमें देखो सोडियम सल्फेट की अभिक्रिया बेरियम क्लोराइड से जब करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है और बेरियम सल्फेट अवक्षेप के रूप में हमें ठोस रूप में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। सेकंड है, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नॉर्मली वो अभिक्रिया होती है इसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पे देखा गया है कि श्वसन की क्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो वायु की उपस्थिति में जब इसका अपघटन होता है तो इससे CO2 और H2O बनता है और उसके साथ में ATP के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट अपने हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टलों को गर्म करने पर कौन सी क्रिया होती है? तो फेरस सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो फेरिक Fe2O3 में और सल्फर ट्राईऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में ये वियोजित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्रकाणु का नामांकित चित्र बनाकर मूत्र निर्माण की क्रिया। इसमें देखो मूत्र निर्माण की क्रिया है और व्रकाणु की संरचना की अगर बात करें तो इसमें बोमन संपुट, ग्लोमेरुलस, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका और हैंडले पास, इन सभी को शामिल किया जाता है। इसमें बोमन संपुट क्या होता है? आरंभिक भाग जो होता है बोमन संपुट होता है, जबकि इसके अंदर जो रुधिर केशिकाओं का गुच्छ होता है उसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं।
और उसके बाकी का शेष भाग जो होता है वो नलिकाकार होता है। इसमें प्रारंभिक कुंडलित भाग को समीपस्थ कुंडलित नलिका, अंतिम कुंडलित भाग जो होता है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका, और इन दोनों के बीच का जो यू आकार का भाग होता है उसको हैंडले पास हम कहते हैं। इसमें मूत्र निर्माण की क्रिया में परानिषेधन की क्रिया जब होती है तब बोमन संपूर्ण जो होता है उसके अंदर जो अभिवाही धमनी का व्यास अपवाही धमनी के व्यास की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता है, जिसके कारण ज़्यादा रुधिर आता है और कम रुधिर निकल पाता है, जिसके कारण प्रोटीन के अलावा अन्य पदार्थ छन करके क्या है बोमन सपोर्ट की भूमिका में आ जाते हैं और यहाँ इस प्रकार से यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का निर्माण हो जाता है। सेकेंड, उसके बाद में जो ऑप्शन आता है वो अपना है चयनात्मक पुनः अवशोषण। इस क्रिया के अंदर चयन किया जाता है रुधिर केशिकाएँ जो होती है बाहर चारों तरफ जो उनकी रुधिर वाहिकाएँ होती है उसमें विभिन्न जो पोषक पदार्थ होते हैं ग्लूकोज, विटामिन, औषधियाँ, हार्मोन्स वगैरह इन सभी का अवशोषण कर लेते हैं और बाद में जल को यहाँ पे परासरण विधि के द्वारा इसका अवशोषण कर लिया जाता है। और बाद में जो लास्ट स्टेप आता है वो आता है स्त्रावण। स्त्रावण की क्रिया के अंदर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनको वापस आगे ले जा करके वापस नेफिक फिल्ट्रेट के अंदर डाल दिया जाता है और नेफिक फिल्ट्रेट से आगे ये दूरस्थ कुंडलित नलिका में जब जाता है तो यहाँ पे जल का पुनरावशोषण हो जाता है। जल का पहला अवशोषण जो हुआ है समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है, जबकि जो अंतिम जो अवशोषण होता है वो दूरस्थ कुंडलित नलिका में होता है। इसके बाद में जो अपशिष्ट तरल होता है उसको आगे संग्राहक वाहिनी में डाल दिया जाता है, जिसको बाद में मूत्र के हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से संग्राहक वाहिनिका का मूत्र निर्माण में कोई योगदान नहीं है, इसलिए उसको नेफ्रॉन का भाग नहीं माना जाता। और सारी संग्राहक वाहिनियाँ जो होती है वो आगे चल करके वृक्क का जो पेल्विस भाग जो होता है वहाँ पर जा कर के खुलती है। तो इस प्रकार से हमने साइंस के पेपर का रिव्यू किया है, जिसमें आगे देखो ये ग्लोमेरुलस का चित्र है, पूरा नेफ्रॉन का डायग्राम बना हुआ है। इसमें किस प्रकार से कौन सा भाग है, इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका, हैंडले पास जो यू आकार की शेप होती है, सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है। इसके अलावा लास्ट में अपन पाचन तंत्र का चित्र है और अमाशय में एंजाइम जो कि पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज आदि एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन होता है, जबकि अमीबा के अंदर जो भोजन का पाचन होता है वो खाद्य रिक्तिका के माध्यम से किया जाता है। तो ये था विद्यार्थियों साइंस का पेपर का रिव्यू। इसी प्रकार से आगे के और भी पेपर हम लगातार रिव्यू करते रहेंगे। आप सभी बातों को नोट करते रहें किस प्रकार से हमें कार्य करना है और छोटी छोटी बातों को बिंदुओं के रूप में लिखकर हम अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मेन जो अपने को पढ़ाई में ध्यान देना है वो पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट बना करके क्वेश्चंस बनाने हैं और उस क्वेश्चंस के आधार पर बोर्ड के पेपर को सॉल्व करना अगर हमारी हैबिट में है तो हमारे लिए पेपर बहुत आसान होगा।